गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग ये बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग्स हम कुछ साइंस पोर्शन का लेक्चर लेकर आए हैं। इसमें से हम लोग कुछ लेक्चर करवाए हुए थे और कुछ आज हम उनमें से कुछ लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने बात किए थे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में। तो हमने देखा था कि रदरफोर्ड किस प्रकार से परमाणु मॉडल तैयार किए थे। रदरफोर्ड ने क्या किए थे, सबसे पहले अल्फा पार्टिकल को एक्सपेरिमेंट करवाए थे। वहाँ पर अल्फा पार्टिकल को लेकर अल्फा पार्टिकल को क्या किए थे कि जो अल्फा पार्टिकल था इस सोने के एक पतले चादर के ऊपर में बम्बार्ड करवाए थे। तो इन्होंने 3 निष्कर्ष दिखे थे। पहला था कि जिसे पाथ से गया था अल्फा किरण उसी पाथ पर वापस लौट गया था। दूसरा था कि इससे कुछ कोण के साथ विचलन होते हुए दिखाई दिया था। यहाँ पर कुछ एंगल बन जाता है, मानो कि थीटा एंगल से इन्हें विचलन दिखने को मिला था। और तीसरा जो था कि बिना विचलन के ही बाहर निकल रहा था। इस तरह से यहां से निकल गया वापस इस तरह से। इनका 3 अवधारणा मिला था। अवधारणा के आधार पर हमने देखा कि 3 अवधारणा इनको मिला था। पहला कि कुछ अल्फा किरण जो था सीधा पास हो रहा था बिना विचलन के। कुछ अल्फा किरण ऐसे थे जो थीटा कोण बनाकर बाहर निकले थे, और उनमें से एक ऐसे अल्फा कण थे जो कि 180 डिग्री के कोण बनाते हुए वापस उसी पाथ पर मुड़ गए थे। तो इस अवधारणा के आधार पर इन्होंने बताया था कि जो कोई भी परमाणु अगर होगा तो उसका अधिकांश भाग खोखला होता है। ये जो सीधा निकलने के कारण क्या था, ये निष्कर्ष है आपका, निष्कर्ष है, ठीक है ना। ये अब था अवधारणा था। तो निष्कर्ष में पहला पॉइंट क्या आया कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। देखिए खोखला होने के कारण क्या है कि यहाँ से सीधा सीधा निकल जा रहा था। दूसरा इन्होंने निष्कर्ष में दिए पॉइंट नंबर 2 में, ये पॉइंट आप बना सकते हैं कि परमाणु का जो सेंटर होता है जिसको हम लोग केंद्रक कहते हैं, केंद्रक के बारे में जानकारी दी और केंद्रक को इन्होंने नाभिक कहे थे। नाभिक कि जो परमाणु का जो सेंटर होता है जिसे हम लोग नाभिक के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है। और परमाणु का पूरा मास जो है, द्रव्यमान जो है, इसी सेंटर में निहित होता है इनके अनुसार। तीसरा बात क्या है कि इनके जो नाभिक के पास से जो किरण गुजर रहा था, तो अल्फा किरण भी धनात्मक है और इसका नाभिक भी क्या है, धनात्मक है। तो 2 धनात्मक एक दूसरे को प्रतिकर्षण के कारण यहाँ पर एंगल के साथ मुड़ रहा था। ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पर जो एंगल बनने के कारण क्या था कि नाभिक की कैसा है, तो इसमें धनावेश होता है। नाभिक के पास क्या है, धनावेश है। नाभिक कैसा है, धनावेश। और आपका अल्फा कण क्या था, अल्फा जो कण है ये भी कैसा था, तो धनावेश था। ये भी आपका धनावेश है। अब बताइए 2 धनावेश जब भी एक दूसरे के समीप जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और प्रतिकर्षण के कारण ही ये कुछ एंगल के साथ मुड़कर बाहर निकल रहे थे। और तीसरा बात इनका जो था कि वापस लौटने के कारण क्या था, तो चौथा निष्कर्ष दिए कि अल्फा कण का जो धनावेश का जो परिमाण है उससे कहीं अधिक परमाणु का धनावेश का परिमाण होता है। मान लो कि देखो यहाँ पर कोई
अधिक धनावेश का क्षेत्र है और यहाँ से कम धनावेश गया तो यहाँ टकराएगा तो वापस उसी पाथ पर आ जाएगा। यही 3 कारण था जिसका हम लोग निष्कर्षण में बता दिए। सबसे पहला निष्कर्षण क्या था कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है। दूसरा निष्कर्ष क्या दिए कि परमाणु के जो केंद्रक होता है जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं वह धनावेशित होता है। ठीक है, जहां पर परमाणु का पूरा द्रव्यमान निहित होता है। तीसरा बात उन्होंने क्या समझाया कि परमाणु के नाभिक के समीप से गुजरने वाले अल्फा किरण वो प्रतिकर्षण के कारण ही थीटा कोण से बाहर निकल रहा था। परमाणु के नाभिक से निकलने वाले जो अल्फा कण थे वो प्रतिकर्षण के कारण थीटा कोण से मुड़कर बाहर निकले थे। और चौथा पॉइंट में हम नोट कर सकते हैं कि नाभिक का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है अल्फा कण की तुलना में। यही कारण है कि जिस पाथ से गया था अल्फा कण वापस उसी पाथ पर लौट आता है 180 डिग्री के कोण बनाते हुए। इन्होंने परमाणु मॉडल में ये बात बताए थे। ठीक है, ये इनका निष्कर्षण था और ये इनका अवधारणा में भी 3 पॉइंट, निष्कर्षण में 4 पॉइंट हमने कवर किए। इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद परमाणु मॉडल जब आया था तो इनमें परमाणु मॉडल में इन्होंने क्या क्या बात जोड़े थे। तो सबसे पहला बात कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होगा और नाभिक के चारों तरफ ये परमाणु होगा तो परमाणु के केंद्र में नाभिक होगा और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा तो घूमते रहेगा, इनका था। दूसरा बात बोले कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, उसके चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो अगर कोई भी दुनिया में कोई भी अगर पदार्थ है अगर वो गति कर रहा है तो स्वाभाविक है कि गति करेगा तो उसकी ऊर्जा में क्या होगा, ह्रास होगा। ऊर्जा में क्या होगा, ह्रास होगा। ह्रास का मतलब होता है कमी होना, ऊर्जा में क्या होगा, ह्रास होगा। और इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अगर अधिक है तो इस तरह से घूमेगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन मान की है तो ऊर्जा अधिक है तो ये दूर से घूमेगा नाभिक के। जैसे जैसे इसकी ऊर्जा कमते जाएगा धीरे धीरे करके वो कहाँ चला जाएगा, नाभिक के अंदर में चला जाएगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अंततः नाभिक के अंदर में चला जाता है। लेकिन देखा गया है कि परमाणु का अस्तित्व इस प्रकार से अगर हम बताएं कि परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके नाभिक में चला जाता है तो फिर परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए इनका जो स्टेटमेंट था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमेगा, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमता है, अगर कंटिन्यूअस घूम रहा है, लगातार घूम रहा है, तो ये स्टेटमेंट का गलत है, क्योंकि ऊर्जा ह्रास होगा और ऊर्जा ह्रास के कारण परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस आधार पर इनका जो मॉडल में एक कमी था, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ह्रास के कारण परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन वास्तव में परमाणु का अस्तित्व बना रहता है। अभी तक जो भी परमाणु है वो अपने अस्तित्व में है। इस वजह से इनका ये जो ऊर्जा ह्रास वाला नियम था ये गलत साबित हो जाता है। तीसरा इनका जो लिमिटेशन था, तो परमाणु में कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकता है इसके बारे में इनका स्टेटमेंट कुछ नहीं था। इलेक्ट्रॉन कितना भी हो सकता है ये एग्जैक्ट बताए नहीं थे कि एक परमाणु के अंदर में अधिकतम से अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है और परमाणु का अस्तित्व बना कब तक रहेगा, इस पर भी इनका कोई टिप्पणी नहीं रहा। इस प्रकार से परमाणु मॉडल कुछ हद तक सफल रहा, कुछ हद तक असफल रहा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे ये एग्जाम के व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहेगा। परमाणु संख्या जिसको हम लोग जेड से सूचित करते हैं, और परमाणु भार। परमाणु
जिसको हम लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं, संख्या, इसको सूचित करते हैं कैपिटल ए से। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैपिटल ए से सूचित करते हैं। अब देखिए परमाणु संख्या क्या होता है, ये आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, जो अभी हम लोग बात करेंगे। एग्जाम में सबसे ज़्यादा इन पॉइंट से आते हैं सवाल। पहला क्या है, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या, ये जो परमाणु संख्या जो जेड है, इसको कैसे भी बताते हैं, तो बताते हैं कि किसी भी परमाणु में कुल प्रोटॉन की संख्या, लिख लीजिए बहुत ही छोटा लाइन से, किसी परमाणु में कुल प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। कहता है कि कोई भी परमाणु में जितना प्रोटॉन की संख्या होगा वो परमाणु संख्या कहलाएंगे। अर्थात परमाणु संख्या जेड को हम लोग क्या बता सकते हैं, प्रोटॉन के आधार पर। अब कभी कभी देखिएगा कुछ एग्जाम में ऐसा भी लिखा रहता है जेड बराबर पी और बराबर ई। इसका मतलब क्या है कि अगर परमाणु मेरा उदासीन हो, याद रखिएगा, परमाणु उदासीन अगर है, तो प्रोटॉन की संख्या बराबर हो जाता है इलेक्ट्रॉन की संख्या के। ठीक है, जब परमाणु उदासीन होगा तो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब है इसी आधार पर हम बात करते हैं कि P बराबर E होता है। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, Z बराबर P बराबर E। हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंस इसलिए है कि परमाणु उदासीन होना चाहिए। अगर परमाणु उदासीन है तो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में बराबर होते हैं। यहाँ तक तो नोट कर लिए होंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और बताइए अब कैसा एग्ज़ाम का तैयारी चल रहा है। आप लोग मेहनत तो कर रहे होंगे एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए परमाणु में जो प्रोटॉन जो आपने देखा और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो रहा था, बराबर हो रहा था। हमने इससे पहले भी देखा था कि जो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, अगर आवेश से देखो, परमाणु उदासीन का कंसेप्ट हम लोग आवेश से मिला था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना था, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, देखिए सिर्फ साइन का अंतर है, चिन्ह का अंतर होता है। लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। लेकिन एक प्रोटॉन की बात करेंगे तो सेम होगा, लेकिन सिर्फ क्या है, साइन बदल गया, वो माइनस था इलेक्ट्रॉन के लिए और ये प्रोटॉन के लिए प्लस हो जाता है। लेकिन वैल्यू देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक जब परमाणु उदासीन होता है तो प्रोटॉन पर जो आवेश होगा और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा दोनों आपस में बराबर होते हैं। और याद रखिएगा ये वैल्यू आपको एग्जाम में बहुत काम करेगा। कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी प्लस और माइनस का ही अंतर है। इसीलिए
जब भी परमाणु उदासीन होगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हो जाएंगे। ये पॉइंट हम इम्पोर्टेंस है, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में इस तरह के छोटे छोटे जो प्रश्न होते हैं ना, वो ये एग्जाम में पूछते हैं। तो ये बेसिक हमने इससे पहले भी करवाए थे, जब हम लोग स्टार्ट किए थे परमाणु मॉडल, वहाँ पर ही ये बात को हम लोग क्लियर कर लिए थे, लेकिन आज फिर से रिवीजन करवा दिए। अब आइए हम लोग पढ़ क्या रहे थे, परमाणु संख्या। तो जेड बराबर क्या देखे थे, पी बराबर ई ना। इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु संख्या को हम लोग इस प्रकार से बता सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या के बेस पर और इलेक्ट्रॉन की संख्या। हाँ, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो परमाणु उदासीन होना चाहिए। अब इसमें दूसरा पार्ट ये था, परमाणु द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या इसको हम लोग कैसे कैपिटल ए से सूचित करते हैं। देखिए इसको कैसे बताते हैं, तो किसी परमाणु में कुल प्रोटॉन की संख्या साथ में नोट करते चलिए, कुल प्रोटॉन की संख्या तथा कुल न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को परमाणु द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। देखिए इसको अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या ए बराबर क्या मिलेगा, पी प्लस एन मिल जाएगा। यहाँ पर पी क्या है, प्रोटॉन की संख्या है, और एन क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या है। ए पी क्या है, आपका प्रोटॉन हो जाएगा, और एन क्या है, न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो और ए क्या है, द्रव्यमान संख्या है, परमाणु द्रव्यमान संख्या है। तो इस आधार पर हम लोग बता सकते हैं कि किसी भी परमाणु में कुल प्रोटॉन की संख्या और कुल न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, देखो लाइन अच्छी तरह से याद रखिएगा कि योगफल को परमाणु द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। यहाँ पर योगफल होना चाहिए, योगफल का मतलब जोड़ होता है। देखिए यहाँ पर जोड़ दे दिए, इसका मतलब योगफल हो गया। तो ए बराबर हो जाएगा पी प्लस एन। पी क्या बताएगा, प्रोटॉन की संख्या, और एन क्या बताएगा, न्यूट्रॉन की संख्या। अब देखिए कहीं कहीं आपको ए ना मिलकर कुछ इस तरह से पी लिखा रहता है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि ए बराबर पी ना लिखे, यहाँ पर जेड लिख देगा और एन लिख देगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जेड बराबर क्या होता है, पी होता है। इससे पहले अभी पढ़े कि जेड बराबर क्या होता है, पी। इसका मतलब ये हो गया कि ये भी प्रोटॉन की संख्या यानी परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होगा। यहाँ पर जेड क्या बताता है, जेड बताता है परमाणु संख्या के बारे में बता रहा है, क्योंकि परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। इसका मतलब ए बराबर जेड प्लस एन होगा। अब आइए हम लोग ये दो बात तो कर लिए, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान संख्या किसको कहते हैं। अब देखिए इसमें मेनली जो सवाल पूछता कैसे, एक सवाल करते हैं हम लोग, रुक जाइए थोड़ा सा एक कंसेप्ट और पढ़ने के बाद करते हैं। परमाणु को किस प्रकार से हम लोग
रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपण कैसे करते हैं, परमाणु के निरूपण की बात करते हैं। परमाणु को हम लोग कैसे निरूपण करते हैं। तो देखो, मान के चलो कि कोई परमाणु मेरे पास एक से मान के चल रहे हैं कि हम क्या कहिए एक से रिप्रेजेंट कर दिए, और इसके जो नीचे जो पैर होता है ना, यहाँ पर हम लोग रखते हैं परमाणु संख्या को, और इसके जो सर होते हैं यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं परमाणु द्रव्यमान संख्या को। इस प्रकार से हम लोग निरूपण करते हैं किसी भी परमाणु को। हमारे पास जो तत्व होता है उस तत्व को रिप्रेजेंट करने का यह तरीका होता है कि उस कोई भी तत्व हो, ठीक है, उसका नीचे जो हिस्सा होता है, पैर जो होता है, वहाँ परमाणु संख्या लिखते हैं, और जो सर होता है वहाँ पर परमाणु द्रव्यमान संख्या लिखते हैं। जैसे आपके पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के यहाँ क्या लिख देंगे, परमाणु संख्या जो 8 होगी, और यहाँ पर द्रव्यमान संख्या कितना 16 होगा। उसी तरह से आप फ्लोरीन को लेके चलिए तो इसका परमाणु संख्या 9 और द्रव्यमान संख्या का 18। उसी प्रकार से आप सोडियम लेके चलिए तो परमाणु संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 और द्रव्यमान संख्या 23 होगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी परमाणु को निरूपित करते हैं, मतलब परमाणु संख्या को और परमाणु द्रव्यमान संख्या को। नीचे जो होता है ये क्या कहलाता है, परमाणु संख्या कहलाता है, परमाणु संख्या कहलाएगा, और जो ऊपर लिखा हुआ रहता है ये आपका परमाणु द्रव्यमान संख्या कहलाते हैं, परमाणु द्रव्यमान संख्या होता है, ये परमाणु द्रव्यमान संख्या हो गया। तो इस प्रकार से निरूपण करते हैं। अब देखिए सवाल हम जो करने वाले थे इसी से रिलेटेड रहेगा सवाल, ठीक है। किसी भी एलिमेंट को इस प्रकार से हम लोग निरूपण करके दिया रहेगा और इसमें से पूछ लेगा न्यूट्रॉन की संख्या, कभी परमाणु की संख्या, कभी द्रव्यमान संख्या आपसे पूछने वाले हैं। जैसे एक सवाल हम करते हैं, यहाँ पर मान के चलिए, देखिए यहाँ पर हम क्लोरीन कितना ले लिए 35 लेते हैं और 70 लेते हैं। मैं न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा आपसे, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, संख्या क्या होगा, ये न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा ये आपसे पूछ लिया है। तो देखिए न्यूट्रॉन की संख्या निकालने की क्या है, तो देखिए ये क्या आपको दिया हुआ है, अगर ये आपको बता रहा है 35 क्या, तो 1/12 में कितना दे दिया है 35 दे दिया है, क्योंकि ये आपको द्रव्यमान संख्या बताता है तो 35 है। ये 17 क्या बताता है, तो जेड के बारे में 17 दिया है, परमाणु संख्या 17 हो गया। तो फार्मूला क्या था, ए बराबर जेड प्लस एन फार्मूला होता है। हमको निकालना क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या एन निकालना है, तो ए माइनस जेड बराबर एन। अब देखिए तो ए कितना दिया है 35 माइनस 17 बराबर एन। अब जितना रिजल्ट आएगा तो 15 में से चल गया 7 तो 8 है, और 2 में से गया तो 1, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो आपके एग्जाम में इसी प्रकार से कुछ दिया रहेगा, कोई भी तत्व के बारे में दिया रहेगा और यहाँ पर नीचे और ऊपर लिखा रहेगा। तो नीचे लिखा इसका मतलब एक परमाणु संख्या लिखा है, और ऊपर में जो लिखा है इसका मतलब द्रव्यमान संख्या लिखा हुआ है। तो परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को इस प्रकार से निकालते हैं। एक और सवाल हम लोग करते हैं, एक सवाल और करते हैं जो आपके पास यहाँ पर लिख दिया हुआ है। यहाँ पर लिख दिया है, मैं न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है फिर से।
न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? चलो बताओ क्या होगा, क्या होगा इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होने वाला है? तो सिंपल सी है, आपको क्या करना है, हल करते समय क्या देख लेना है, अभी प्रैक्टिस कीजिए, मतलब लिख लिख कर कि मेरा जो ऊपर में दिया हुआ है ये आपका परमाणु द्रव्यमान संख्या दिया हुआ, और जो नीचे में दिया हुआ है इसका मतलब है परमाणु संख्या दिया हुआ जो 11 है। हमको निकालना क्या है, n निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, a बराबर फार्मूला z प्लस n लिख लेंगे, a माइनस z बराबर n लिख लेंगे। तो 23 माइनस 11 बराबर n, तो आ जाएगा 12 n के वैल्यू। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। देखिए अभी फिलहाल क्या कहना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है। जब प्रैक्टिस एक बार हो जाता है तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं। कोई भी यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, मान लो कि एक रिप्रेजेंट कर दिया हमने x से, और यहाँ पर हमने दे दिए हैं 24 दे दिए हैं, और तथा n के वैल्यू दे दिया है 12 दिया हुआ है। तो x से तत्व की नाम क्या होगा, नाम क्या होगा? देखो आपसे पूछ रहा है कि जो x से यहाँ पर जो तत्व है इसके जगह कौन सी तत्व होगा, आपको बताना है कि तत्व कौन सा होगा। आपको क्या क्या दे दिया है, तो आपको दे दिया है, आपको यहाँ पर मतलब a की वैल्यू दिया हुआ है, n की वैल्यू दिया हुआ है। तो बताइए कि कौन सी तत्व होगा, मतलब आपको निकालना क्या है, z, आपको z निकालना है, और z के आधार पर आप बता सकते हैं कि कौन सी तत्व होने वाला है। तो इसको कैसे हम बता सकते हैं, ध्यान से देखिए, आपको दिया क्या क्या है, सबसे पहले आपको दिया क्या है, हल में आपको क्या क्या दिया है। तो हमको हल में दिया है a दे दिया है कितना 24 दिया हुआ है, हाँ यहाँ पर n दिया हुआ है 12। तो हम लोग निकाल क्या लेंगे, a बराबर z प्लस n। तो हमको निकालना क्या है, a माइनस n बराबर z निकालना है। अब देखिए तो 24 माइनस 12 बराबर में कितना आया 12, मतलब z की वैल्यू कितना मिला, z के वैल्यू मिल गया 12, z के वैल्यू मिल गया 12। अब जो z है बताइए परमाणु संख्या में z किसके बारे में बताता है, तो z बताता है मैग्नीशियम के बारे में। किसके बारे में बताता है, मैग्नीशियम के बारे में बताता है, क्योंकि मैग्नीशियम होता है 12 पर। अगर तत्व की जो परमाणु संख्या के आधार पर कम से कम आप लोग को 30 तक याद रखना है, नॉर्मली आपको 30 तक याद रखना है। जैसे कि आपके 11 पर सोडियम, 12 पर मैग्नीशियम, 13 पर एल्युमिनियम, 14 पर सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 पर सल्फर, 17 पर क्लोरीन, 18 पर आर्गन, 19 पर पोटेशियम, 20 पर कैल्शियम। इस प्रकार से आपको क्या करना है, 30 तक, 1 से लेकर 30 तक आपको याद रखना है। अब याद रख लीजिएगा तो आसानी से आप बता सकते हैं, सवाल कैसा भी पूछे आप उसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज की जो क्लास में प्रोटॉन की संख्या कैसे निकालना है और हमने द्रव्यमान संख्या कैसे निकालना है ये हम लोग देख लिए, और किस प्रकार से सवाल पूछ सकता है हमारे मतलब जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, तो उसमें किस तरह के सवाल पूछते हैं। तो सिंपल से सवाल रहते हैं, ज़्यादा आपको केमिस्ट्री में टफ सवाल रहते नहीं हैं, लेकिन छोटी छोटी क्लास से आपको हायर क्लास में तक पहुँचे हैं तो सारे चीज़ों के कहीं ना कहीं आप मिस्टेक किए या भूल किए हैं, तो रिवीजन आसानी से आप कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो आज यहाँ पर आने देते हैं, अगले क्लास में नए टॉपिक लाएंगे।